Welcome to the MCQ series. My name is वसीम अख्तर and I am going to discuss about 10 important MCQs on real number. बच्चों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हो 2024 में, तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जिस क्वेश्चन पे आज बात करने वाला हूँ ऐसे क्वेश्चन MCQs में बहुत बार आए हुए भी हैं बोर्ड में, और ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट है कि आएगा। तो इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। और एक एक क्वेश्चन के जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए एक एक स्टेप आपको क्लियर करते चलना है। अगर ये वीडियो आपने बिल्कुल कंप्लीट देख लिया तो फिर ये मैं एश्योर दिलाता हूँ कि आप कोई भी बुक से क्वेश्चन करोगे या MCQs आपके रियल नंबर पे MCQs बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कहीं भी कभी भी करने पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके हमें बताना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। तो हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्वेश्चन है 1, इसमें लिखा है कि व्हेन 256 इज़ डिवाइडेड बाई 17 द रिमाइंडर वुड बी। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है तो ये रियल नंबर पे, बट इसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड से थोड़ा सा एडवांस है। ये क्वेश्चन एक ओलंपियाड लेवल की क्वेश्चन है, बट मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि मे भी ऐसा क्वेश्चन आ सके एडवांस मैथमेटिक्स में। तो जो बच्चे एडवांस लेते हैं उनके लिए तो ठीक है, बेसिक मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते। तो चलो बच्चों हम ये देखते हैं कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए कभी कि एक नंबर है 2 है 3 है कुछ भी है, उसकी पावर यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 की पावर 256 है, और आपसे कहा जा रहा है कि अगर ये डिवाइडेड बाई 17 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अब ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ नहीं कर सकते इसलिए कि वो डिलीटेड है। तो इससे करने का जो आसान तरीका है बच्चों मैं वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो कि पहले तो ये कह रहा है कि 2 की पावर 256 इज़ डिवाइडेड बाई 17। अब अगर मैं इसे डिवाइड करने बैठ जाऊँ तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, डिवाइड हो नहीं पाएगा, काफ़ी बड़ा नंबर है। और इस तरीके से हम करेंगे तो फिर बहुत ही टाइम लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि यार 2 की पावर 256 है, हम इससे पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, मतलब इस एक्सपोनेंट को हटा के एक प्रॉपर नंबर लेते हैं, फिर 17 से डिवाइड करेंगे। आप सोच सही रहे हो, बट उस तरीके से करेंगे नहीं, क्योंकि फिर वो टाइम टेकन है और ये क्वेश्चन करने में ही लग जाएंगे 5 से 10 मिनट। इसलिए हम उस वे में नहीं करेंगे, हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इस चैप्टर को जंप ले चलेंगे किसी दूसरी चैप्टर में। जैसे देखो मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ कि ऊपर में 2 इज़ अ प्राइम नंबर, आप ये जो देख रहे हो 2 इज़ अ प्राइम नंबर, ये बेस है। तो मैं बच्चों ये कर लेता हूँ कि नीचे भी मैं एक ऐसा प्राइम मतलब 2 लेता हूँ जो 17 को कन्वर्ट कर दे। अब वो कैसे पॉसिबल है, तो मैं 17 हटा के 16 + 1 लिख सकता हूँ, एंड देन फिर यहाँ पे 2 की पावर 256 एंड डिवाइडेड बाई मैं 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 + 1। अब ये तो हमने कर लिया। अब एक काम और करना है कि ये जो 2 की पावर 256 आप देख रहे हो, तो इसमें 2 की पावर को ब्रेक करना है, ये 256 को ब्रेक करना है, यानी 4 जो है 4 इंटू समथिंग। इस 256 को हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, एक 4 और एक दूसरा यहाँ पे कोई नंबर लेना होगा जिसे 4 से मल्टीप्लाई करने पे 256 आ जाए। तो ये आपको पता है कि 4 है तो यहाँ 64 आएगा, क्योंकि 64 × 4 होता है 256। तो मैं बच्चों इसे इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 4 होल टू द पावर 64 एंड होल डिवाइड बाई 2 टू द पावर 4 + 1। अब आपको करना बस ये है कि इस क्वेश्चन में जहाँ भी आप 2 की पावर 4 देख रहे हो उसे x कंसीडर कर लेना है, ठीक है। जैसा हम x कंसीडर करेंगे तो आप ध्यान से देखना, x की पावर 64 अपॉन ये 2 की पावर 4 है, ये 24 नहीं है सॉरी, ये 2 की पावर 4 है। तो 2 की पावर 4 को हमने क्या कंसीडर किया है, x, तो इसे मैं लिख सकता हूँ x + 1। मैंने इसे पोलिनोमियल में कन्वर्ट किया क्योंकि हमें रिमाइंडर निकालना है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम यानी 9th क्लास में एक थ्योरम था रिमाइंडर थ्योरम, हम उसकी मदद से निकालेंगे। तो जो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि ये एक पोलिनोमियल है, चलो मैं इसे px कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। और ये एक पोलिनोमियल है gx, इस gx से px को डिवाइड किया जा रहा है। तो अब हमसे ये कहा जा रहा है रिमाइंडर निकालना है। तो आप सबको याद होगा अगर 9th क्लास में ये क्वेश्चन आपने किया होगा रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, gx पोलिनोमियल को 0 के बराबर कर देते हैं और यहाँ पे x + 1 को हम इक्वल टू 0 करेंगे और x की वैल्यू आएगा -1। अब ये जो भी x की वैल्यू आता है यानी gx से जो भी x की वैल्यू आता है उसे हम px में पुट कर देते हैं। तो अब बच्चों में यहाँ px में px का मतलब है x की पावर 64 में मैं यहाँ पुट कर दूंगा x की जगह क्या पुट करने वाला हूँ -1। तो -1 की पावर 64 और सबको ये आपको पता है कि ये 1 देगा। अब इस तरीके से हमने यहाँ पे ये पता लगा लिया कि अगर 2 की पावर 256 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। और ऑप्शन आप चेक कर लो, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है इस क्वेश्चन के। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। ये एक ओलंपियाड लेवल की क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट एडवांस में मे भी बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ लेना। जो भी बच्चे एडवांस मैथमेटिक्स ले रखे हैं बोर्ड के लिए वो इसको ध्यान में रखें, जो बेसिक मैथ्स वाले हैं वो इससे स्किप कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे, ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें देखो क्या लिखा है कि द लीस्ट नंबर इज अ विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इंडिविजिबल बाय
दिस नंबर्स, 3 नंबर है 16, 20 एंड 24। कहा जा रहा है एक ऐसा लिस्ट नंबर होना चाहिए, छोटा एक नंबर होना चाहिए जो इन तीनों से डिवाइड हो सके, लेकिन साथ साथ वो एक परफेक्ट नंबर भी होना चाहिए जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। अगर ये सिर्फ लिस्ट नंबर का होता, परफेक्ट नहीं होता इसमें, तो एलसीएम निकाल लेते, आंसर मिल जाता। और बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में वो ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे और सीधा इसका एलसीएम निकालेंगे, उनका आंसर रहेगा 240, जो कि गलत है। इसलिए 240 एलसीएम तो ठीक है, बट ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो इससे हम थोड़ा लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। आप इसे एलसीएम नहीं, हम इसे एलसीएम के थ्रू नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पे सीधा सीधा जो है ना एनालाइज करेंगे, इस ऑप्शन को डायग्नोस करेंगे और यहाँ से इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि परफेक्ट नंबर होना चाहिए। आपको पता है कि ये परफेक्ट नंबर नहीं है और यहाँ पे ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर रूट निकल सकता है, बट इन दोनों का नहीं होगा। तो ए और सी ऐसे ही ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बी और डी में हमें डाउट है कि कौन सा सही है। तो अब चेक करेंगे कि 16 जो है 16 से डिवाइड हो सकता है, 20 से डिवाइड हो सकता है, बट बच्चों ये 24 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत है। अब बच गया डी। डी सही है, फिर भी आप चेक कर लो, ये 16 से भी डिवाइड हो सकता है, 20 से भी, और 24 से आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही है सेकंड क्वेश्चन का। ये है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। ये बहुत ही एक छोटा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बिल्कुल आप बेसिक मैथ्स के लिए ये ज़्यादा सही है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, तो बेसिक मैथ्स में ये उम्मीद किया जा सकता है। इसलिए आप इससे स्टैंडर्ड वाले भी देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि द नंबर दिस इज अ डिविजिबल बाई। अब पूछा जा रहा है कि ये नंबर जो है किस किस से डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि ये 3 की पावर 13 माइनस 3 की पावर 10, यहाँ से ना एलसीएम में से कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ से कॉमन आपको निकाल लेना है। 3 की पावर 10 कॉमन होगा तो 3 की पावर 3 माइनस 1। अब इसे सिंप्लीफाई करो, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 की पावर 10 इंटू ये होगा 27 माइनस 1 बच्चों क्या होता है 27 माइनस 1 26। अब आप इसे प्राइम में कन्वर्ट कर लो। 26 को आप कैसे लिखोगे 13 इंटू 2। अब आप यहाँ देखो हमें जो है 3 नंबर मिले यहाँ पे 3, 13 एंड 2। अब ये तीनों नंबर से डिवाइड हो सकता है। ये जो नंबर है या तो 13 से हो सकता है, 2 से हो सकता है और 3 से भी, तीनों नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ए गलत है, बी गलत है, सी में दिया है 2, 3, 10, जो कि यहाँ पे 2 से तो हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 10 से नहीं होगा। डी ऑप्शन सही है, 2, 3 एंड 10। तो इस क्वेश्चन का डी सही है। ये क्वेश्चन बच्चों सर्कुलर पाथ पे, और ये क्वेश्चन बहुत बार एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन, और अदर बुक में भी मिलता है। और ये क्वेश्चन जो है बेसिक और स्टैंडर्ड में, स्पेशली स्टैंडर्ड में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर। तो खैर आप एमसीक्यूज कर रहे हो तो आप बेसिक और स्टैंडर्ड के हिसाब से ना करें। जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं मैं उनसे यही कहूँगा, उनके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक वाले बच्चे हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखकर लगता है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कहा था, बाकी उसके बाद जो क्वेश्चन है उनसे भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई बुक नहीं है 10th क्लास में बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए कि हम उन्हें ये कहे कि ये बेसिक में नहीं आ सकता है। इसलिए आप भी इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो, आगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो कम से कम कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगी आपकी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पर 2 लोग जो है एक सेम पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट से 2 लोग हैं, नाम यहाँ लिखा है प्रिया और दूसरा है यहाँ पे रवीश, ठीक है। प्रिया जो है 21 मिनट में 1 कंप्लीट सर्कुलेशन कर रही है और रवीश जो है वो 28 में। दोनों सेम पॉइंट ए पॉइंट से सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर रहे हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप ये बताओ आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये यहाँ से दौड़ना जब शुरू करेंगे तो वापस यहाँ आने में दोनों को कितना समय लग सकता है, ठीक है। अब पहली बात कि दोनों अलग अलग टाइम ले रहे हैं, इसका मतलब दोनों का स्पीड अलग है, तो आगे पीछे तो होंगे, बट यहाँ पहुँचने में वो कितने मिनट पे दोनों इस पॉइंट्स पे आके मिल सकते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे कि जब इस पर दौड़ेंगे तो दोनों कितने मिनट के बाद यहाँ आके वो मिलेंगे, दोबारा से कब मिलेंगे। क्वेश्चन का मतलब ये है। तो इससे इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मतलब दोबारा वो कब मिलेंगे ये पता लगाने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि एलसीएम निकाल लेना है, और जो भी यहाँ मिनट्स दिए रहेंगे दोनों की, उन मिनट्स के एलसीएम निकाल लेंगे, आंसर मिल जाएगा। जैसे कि देखो एक है 21 मिनट्स, 21 मिनट्स जो है ये प्रिया के लिए है, ठीक है भाई, और एक है रवीश, इनके लिए हैं 28। दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3 इंटू 7, 28 को आप लिखोगे 7 इंटू 4 यानी 2 स्क्वायर इंटू 7। ओके, अब यहाँ आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने अभी बताया था कि आप एलसीएम कभी भी निकालो कहीं भी। सबसे पहले देखो कौन कौन से प्राइम नंबर आपको यहाँ दिख रहा है, 7, 2 एंड 3। इन तीनों नंबर को प्रोडक्ट कर लो और बस इस पे पावर हाईएस्ट लगा दो। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 का 1 है, 7 का 1 है। अब इसे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 7, आंसर जो है 84 मिनट्स। तो ये वापस जो है एक दूसरे से मिलेंगे 84 मिनट्स पे। ओके, तो 4th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये भी एक क्वेश्चन है बच्चों 5, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। लिखा है कि फॉर व्हाट लिस्ट वैल्यू ऑफ एन वेयर एन इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, एन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो 5 टू द पावर एन इज़ डिविजिबल बाई 3 लिखा गया है। देखो कि 5 की पावर एन है और ये पूछा जा रहा है आपसे कि अगर एन नेचुरल है, मतलब एन जो है वो हम 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो क्या कोई ऐसा नेचुरल है जो यहाँ पुट करने के बाद, ये इस एन की जगह पुट करने के बाद ये जो नंबर मिलेगा वो 3 से डिवाइड हो सके। डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर 0 आना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। अब अगर आप सोचोगे कि 5 की पावर अगर हम कुछ भी रखें तो वो एक ऐसा नंबर आएगा जो हमेशा 5 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 5 से। बस यहाँ पे 3 4 5 6 कुछ भी रख दो इनकी जगह,
वो हमेशा 5 के ही मल्टीपल में आएगा और वो 5 से ही डिवाइड हो सकता है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन भी देखते हैं क्या यहाँ लिखा है 1। अगर आप सपोज कर लो इस 5 की पावर n में 1 रख दिया तो 5 की पावर 1 होगा, और 5 की पावर 1 3 से कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकता है। ओके, अब आगे लिखा है 0, 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता तो ये गलत है। ऐसे ही सेकंड है 2, अगर मैं 2 भी रख दूँ 25, ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है कि नो वैल्यू ऑफ n इज़ पॉसिबल, मतलब इस क्वेश्चन में n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसे रखने पे ये 3 से डिवाइड हो सके, तो डी ऑप्शन इसका बच्चों सही है। अब ये क्वेश्चन है 6, ये भी बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है तो बहुत छोटा, लेकिन बच्चों को देखकर थोड़ा सा ये लगेगा डर पहले कि यार ये क्या लिखा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो एंड इफ देयर एचसीएफ इज 13 द नंबर विल बी। अब वो बहुत कुछ सोचने लगेंगे, बट वो ये नहीं सोचेंगे यहाँ पे 2 नंबर मान लो ए और बी है, ए अपॉन बी की वैल्यू दिया है 15/11। अब आप सबने देखा होगा कि अगर मैं ए की वैल्यू कहीं अलग लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि ए इज इक्वल टू 15x, क्योंकि जब रेशियो को तोड़ा जाता है तो उसमें कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल लगाया जाता है, और b इज इक्वल टू हम लिखेंगे 11x। तो बच्चों ये जो 15x 11x में लिख रहा हूँ ये क्या है, कॉमन फैक्टर है। यानी किसी भी रेशनल नंबर को जब लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो उसमें जो कॉमन फैक्टर होता है उसे कैंसिल आउट कर दिया जाता है। जैसे मैं ये अगर x को कैंसिल कर दूँ तो 15/11 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये a का जो एक्यूरेट वैल्यू था वो ये नहीं है, इसका कॉमन फैक्टर कैंसिल होने के बाद लिखा गया। इसीलिए कभी भी हम रेशियो तोड़ते हैं तो वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई वेरिएबल लगाना होता है, और जो वेरिएबल लगाया जाता है वो उसका क्या कहलाता है, कॉमन फैक्टर होता है। और कॉमन फैक्टर सबको पता है, इसका मतलब है ये एचसीएफ है। ओके, तो यहाँ गिवन है आगे इसी क्वेश्चन में कि इसका एचसीएफ 13 है, इसका मतलब x की वैल्यू दे रखा है। तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 15 × 13 कर देंगे a मिल जाएगा, और 11 × 13 कर देंगे तो b मिलेगा। जैसे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 143 और इससे कर लेंगे तो 195। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ओके, ये बच्चों एक क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स पे। ठीक है, इससे आपकी इरेशनल नंबर के बारे में सारी मिथ जो भी है मन में वो क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए इसे एक एक ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे। इसमें लिखा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। ठीक है, कि इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज इरेशनल नंबर। अब आपको लगेगा ये बात सही कह रहा है कि हाँ इरेशनल को इरेशनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इरेशनल होता है, बट ऐसा नहीं है, ये गलत है। देखो कैसे, दोनों पॉसिबल है, इरेशनल भी होगा समटाइम इरेशनल भी होगा। अगर मैं √2 को √3 से मल्टीप्लाई करूँ तो √6 आएगा, ये बात ठीक है कि ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल, मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी इरेशनल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 + √3 को 2 - √3 से बच्चों मल्टीप्लाई कर दो तो आप ध्यान से दोगे a + b और a - b के फॉर्म में, तो a² - b², मतलब a² का मतलब 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, आंसर आएगा 1। अब तो आ रहा है रेशनल, तब कि मैंने ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल लिया था, तब एक बात तो क्लियर हो गया कि समटाइम इरेशनल होगा और समटाइम रेशनल होगा। इसलिए ये हम नहीं कह सकते श्योर होके कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर, ये गलत है। समटाइम इरेशनल एंड समटाइम इरेशनल, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। अब अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, इसमें लिखा है द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। बच्चों ये भी गलत है। आप देखो, आपको लगेगा कि ये सही है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। चलो अगर आपसे √2 + √3 को कहा जाए ऐड करने के लिए तब तो ठीक है, यहाँ ये इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे 2 + √3 एंड 2 - √3 को कहा जाए ऐड करने के लिए तो फिर क्या होगा, ये कैंसिल होने के बाद 4 आएगा। अब ये तो रेशनल है, तो हमने क्या देखा कि सम टाइम इरेशनल भी मिल सकता है और सम टाइम रेशनल भी मिल सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ऑलवेज इरेशनल होगा, तो ये भी गलत है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी पे, सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। ये बिल्कुल सही है। इसमें कहा जा रहा है कि रेशनल में इरेशनल ऐड करने पे आंसर क्या होता है, हमेशा इरेशनल होता है। ये बिल्कुल सही है। आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे देखो मैंने 2 में √3 ऐड कर दूँ या 4√2 में मैं 5 ऐड कर दूँ, कोई भी आप एक रेशनल और इरेशनल लेके ऐड करके देख सकते हो, वो हमेशा आंसर में इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही है, और डी के तो यहाँ बात नहीं कर रहे हैं हम। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि इरेशनल में इरेशनल को मल्टीप्लाई करने से ज़रूरी नहीं है हमेशा इरेशनल आए, समटाइम इरेशनल समटाइम रेशनल होगा। और इरेशनल में इरेशनल ऐड भी करने से या सब्ट्रैक्ट करने से ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इरेशनल ही हो, समटाइम इरेशनल एंड समटाइम इरेशनल होगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 पे हम पहुंच गए बच्चों। देखो कितना जो है जल्दी जल्दी हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही कंसेप्चुअल है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो भी मैंने लिया है वो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। ठीक है, तो आप इससे प्रैक्टिस करें और इस तरीके के क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। अब ये क्वेश्चन एक डिफरेंट है। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम टाइपिकल क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ताकि आप कोई और बुक करो तो फिर उस तरीके क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। हम एक तरीके क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो भी हम एमसीक्यू सीरीज चलाते हैं इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को टाइपिकल क्वेश्चन बताया जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स में देखो क्या होता है, टाइपिकल क्वेश्चन जितना आप करोगे उतना ही ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना अलग बात है,
मैथ्स में फार्मूला याद होना एक अलग बात है, उससे आइडियाज़ मिलता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं तो दिमाग में कुछ लिंक बनते हैं, लेकिन एक टाइपिकल जो फॉर्म है कि हाँ इस तरीके क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है, इस पर प्रैक्टिस करना ये एक डिफरेंट बात है। अगर हम टाइपिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट है हमारे पास, फार्मूले हैं, सब कुछ ठीक है, तो हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाए तो फिर वहाँ पे हम नहीं कर पाते, फंस जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं गलती होने की चांसेस रहती है। इसलिए मैथ्स में जब भी आप काम करो, टाइपिकल काम करो कि किसी भी चैप्टर में कुछ लिमिटेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, उससे आप समझ लो, उसके अंदर उससे बाहर कुछ होता ही नहीं है। आपके सिलेबस में जो भी पूछा जाएगा उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तब ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप अच्छे से, इसमें लिखा है लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट विल डिवाइड दिस नंबर्स लिविंग रिमाइंडर 7, 11, 15। अब बच्चों यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक आपको नंबर बताना है, ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बताना है, और उससे अगर इन तीनों नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर लिखा है यहाँ पे, पहले 398 को करेंगे तो 7 आएगा, 436 को करेंगे तो 11, एंड लास्ट वाला नंबर जो आप देख रहे हो 542, इससे अगर डिवाइड करेंगे उसी नंबर से तो 15 आएगा। तो पहली बात, यहाँ लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर की बात हो रही है तो एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन एचसीएफ डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ये नंबर है 398, 436 एंड थर्ड नंबर है 542, अब वो इन तीनों का एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं, बट उनका आंसर आता है गलत, क्योंकि इसका एचसीएफ आपको मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले हम इसे एचसीएफ निकालने से पहले जो यहाँ पे बातें कही जा रही है उससे समझो। कहा जा रहा है कि वो जो नंबर है जब उससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये सब रिमाइंडर में आएंगे। इसका मतलब रिमाइंडर मतलब होता है फालतू चीज़, उससे हटाना है, जब उसे हटाएंगे तभी इससे फैक्टर या मल्टीपल हमें मिलेगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर रखेंगे तो फिर फैक्टर नहीं मिल सकता है। जैसे सपोज करो आप 2 और 7 में 2 नंबर ले लो, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 2 7 का फैक्टर है, तो नहीं, इसलिए कि 2 से जब 7 डिवाइड मैं करूंगा तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आएगा। हाँ, अगर ये रिमाइंडर को मैं माइनस कर दूँ अब 6 आएगा। अब मैं कह सकता हूँ कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6। तो जब भी रिमाइंडर कहा जाए कि एक नंबर से एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है। अगर उसे फैक्टर बनाना है तो रिमाइंडर को माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, सबसे पहले रिमाइंडर को यहाँ माइनस करेंगे और एक नया नंबर हम बनाएंगे, फिर उसका निकालेंगे एचसीएफ। जैसे देखो पहले कहा जा रहा है कि वो नंबर जो भी है, अभी हम उस नंबर को साइड में रखते हैं, वो नंबर क्या है, तो डैट नंबर इज एचसीएफ। आप सिंपल याद रखो, डैट नंबर इज एचसीएफ। तो वो एचसीएफ हम निकालेंगे, वो नंबर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले किसका एचसीएफ निकालना है, तो देखो इस नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूँ उस नंबर से तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों 7, सेकंड वाले को करूँगा तो 11, थर्ड वाले को करूँगा तो 15। अब ये तीनों नंबर को सामने वाले नंबर से माइनस कर लेते हैं। माइनस करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से नंबर आएगा यहाँ पे 391, सेकेंड नंबर जो है रिड्यूस होकर हो जाएगा 425 एंड थर्ड आएगा 527। अब इन तीनों नंबर को बच्चों आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 391 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। अब 391 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप निकालोगे तो 17 × 23 मिलेगा। 425 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप अगर निकालोगे तो 5² × 17 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट वाला नंबर जो है 527, अगर 527 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 17 × 13 आंसर आएगा। अब बच्चों आपको निकालना है एचसीएफ, क्योंकि वो नंबर क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। तो अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं जैसे नीचे वाली लाइन देखो आप, नीचे वाली लाइन में कौन कौन से नंबर है 17 और 13। तो आप देखो हर लाइन में क्या ये दोनों नंबर है, नहीं, सिर्फ 17 है, क्योंकि 17 यहाँ भी है, 17 यहाँ भी है, 31 एक ही जगह है और जगह नहीं है। इसका मतलब कॉमन यहाँ क्या है 17, तो यही आंसर हो गया 17 इज एचसीएफ एंड दैट नंबर इज 17। यानी अगर मैं 17 से इन तीनों नंबर को डिवाइड करता हूँ तो मुझे रिमाइंडर ठीक यही मिलेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन आप देख लो यहाँ पे, ये ऑप्शन 17 है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 17 होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है। और आप सिंपल पेपर भी देख लो, या बहुत सारे स्कूल में भी हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए बच्चों इस तरह क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, और इसकी जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उससे आप वीडियो को पॉज करके बार बार देखो, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा, और इसे क्लियर करो, ओके। अब ये क्वेश्चन है बच्चों 9, ये बिल्कुल 8 की तरह है। जैसे यहाँ पे भी देखो लिखा है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 5, 6 एंड 7। ठीक वैसे ही बात किया जा रहा है कि एक नंबर है और वो लार्जेस्ट पॉसिबल मतलब एचसीएफ की बात करना ही है, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट या लार्जेस्ट जब भी बात हो तो एचसीएफ है, तो हमें एचसीएफ निकालना है। लेकिन यहाँ लिखा है कि उस नंबर से ये तीनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, 5, 6, 7 आ रहे हैं। तो बताइए वो नंबर क्या है। तो जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 8 बताया था, ठीक वैसे ही होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क्स में दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क्स में करके मतलब इसे करना है खुद, और इसका आंसर मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को जरूर करना प्लीज़, 8 की तरह है बिल्कुल, एक तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और मुझे ऑप्शन में मतलब इसका ऑप्शन कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है आपके हिसाब से। तो इसका कमेंट में ऑप्शन जरूर बताना मुझे प्लीज़, 8 की तरह। आप क्वेश्चन नंबर 8 एक बार समझ लेना, फिर इसे करना। ये क्वेश्चन लास्ट है बच्चों, और ये एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए है, और ओलंपियाड लेवल या जो भी कम्पिटिटिव लेवल होते हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल लास्ट में लिया था, और इससे आप बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि बहुत ही कंसेप्चुअल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी। आप देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स इज़ 14 टाइम्स देयर हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ये एचसीएफ हुआ,
और ये LCM हुआ, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जो LCM है वो 14 टाइम्स है SCF पे, और ये बच्चों बात सही है कि सेम नंबर पे LCM हमेशा ग्रेटर होता है SCF से, ओके। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे कि SCF को कुछ कंसीडर कर लेता हूँ, क्योंकि SCF से LCM को रिलेट किया गया है। तो चलो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट SCF इज इक्वल टू x। तो LCM आपको पता है ऑटोमेटिकली हो जाएगा 14x, क्योंकि क्वेश्चन में देख लो LCM इज 14 टाइप्स ऑफ SCF, तो LCM हो गया 14x। अब बच्चों यहाँ आगे क्या लिखा है ये देखो, तो सम ऑफ LCM एंड SCF इज 600। तो इफ़ वन नंबर इज 80 देन अदर नंबर इज व्हाट। तो अदर नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी होगी। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये करना है कि ये जो लिखा है यहाँ पे कि LCM में अगर SCF को मैं ऐड करूँ तो फिर 600 की इक्वल हो जाएगा। LCM की जगह बच्चों हम रख देंगे 14x और SCF को हमने x कंसिडर किया था, और यहाँ से ये होगा 15x देन इक्वल टू 600, और x की वैल्यू आप यहाँ से देख लो 40 हमें मिल जाएगा। x 40 मिलने का मतलब ये हुआ कि हमें मिल गया SCF। अब SCF हमने x कंसीडर किया था, ये तो हो गया, देख लो आप यहाँ पे क्या, ये हो गया 40, और LCM की वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों 14 इंटू एक्स मतलब 14 इंटू 40। अब यहाँ पे एक 10th क्लास की थ्योरम रियल नंबर में आपने ये देखा होगा कि ये एक रिलेशन है LCM और SCF। वो रिलेशन क्या है कि LCM इंटू SCF इज इक्वल टू A इंटू बी। ए और बी दो पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो ये सिर्फ दो नंबर्स के LCM और LCF के बीच में एक ये रिलेशन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इससे हम यूज़ करके कोई नंबर निकाल सकते हैं, या इन चार में से जैसे LCM SCF A और B चार में से कोई भी तीन दिया है तो चौथा यहीं से निकलेगा। इसलिए इस रिलेशन को अच्छे से हमेशा याद रखो कि LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट पॉजिटिव नंबर्स, और ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए वैलिड है, तीन पे ये लागू नहीं हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो LCM आपने कैलकुलेट किया अभी वो हम यहाँ पुट कर लेते हैं। LCM की वैल्यू देखो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कि 40 इंटू 14 है, तो हम यहाँ रख देंगे 14 इंटू 40, और SCF की वैल्यू बच्चों निकला था 40, एंड A जो है फर्स्ट नंबर वो यहाँ गिवन है, आप उससे मान लो कि ये A है, ठीक है। हम इसे B भी कंसीडर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों में से एक नंबर दिया है, तो वो चलो वो 80 है, और सेकंड नंबर है B, अभी हम वो यहाँ से निकालेंगे। अब आप ध्यान से देखो कि B इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 14 इंटू 40 अपॉन 80। बच्चों ये कैंसिल कर लो, 280 यहाँ पे आ रहा है, तो सेकंड नंबर क्या है 280, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। तो आज बच्चों हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन किए, और वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके लेटेस्ट जो सिलेबस है CPSE बोर्ड के अकॉर्डिंग, और चैप्टर जो है रियल नंबर, इस पे मैंने 10 क्वेश्चन लिए थे, जिसमें से 9 मैंने टाइपिकल सारे क्वेश्चन थे मैंने 9 कराए, और एक मैंने आपको करके उसका आंसर कमेंट में मुझे बताना है, वो मैंने आपको दिया, वो क्वेश्चन नंबर 9 है। इसी तरीके से फिर मैं मिलूँगा किसी दूसरे वीडियो में और दूसरी चैप्टर पे, और भी बहुत सारे चैप्टर्स पे हमने MCQs बना रखे हैं, आप उस वीडियो को भी देखो, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। और MCQs पे आप ज़्यादा फोकस करो, इसलिए कि 20 क्वेश्चन आएंगे MCQs में, अगर आप 20 में 20 सही कर लेते हो, क्योंकि बहुत ही आसान MCQs होते हैं, लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल होता है, और बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए कि वो ज़्यादातर रिटन एग्जाम पे हैबिचुएट होते हैं। तो MCQs बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ऐसे होते हैं कि ट्रिकी होते हैं, लॉजिकल होता है, और उससे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और उसकी टाइपिकल कुछ फॉर्म है, जब उसे हम देखेंगे तो फिर वो क्लियर होती है बातें। अगर सिर्फ आप MCQs एंड में 4, 5, 10 क्वेश्चन कर लोगे, या आप डिपेंडेंट रहोगे किसी एक बुक पे, तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। अगर आप चाहते हो मैथ्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए, मतलब मोर देन 90, तो ये मेरा एक सजेशन है आप सबसे कि पहले तो NCERT टारगेट करें, NCERT विथ एग्जाम्पल लिखे क्वेश्चन करें, देन उसके बाद आप NCERT एग्जाम्पलर कर लें, और आपके पास जो मटेरियल्स है वो अगर किसी भी फॉर्म में है, किसी DPP है या किसी कोचिंग में वगैरह, तो वो चीज़ आप करें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके साथ करें। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं, वो काम ना करें। इस तरीके से फिर आप होगा ये कि आप सॉल्यूशन तो देख रहे हो बट आप सीख नहीं रहे हो। तो सीखने की कोशिश करो, मैथ सीखने की चीज़ है, रटने की नहीं। और इस वीडियो को भी देखो और इससे कमेंट करके बताओ अगर आपको अच्छा लगा, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करो। और हमारे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करो, ताकि आगे अभी हम बहुत सारे इस पर क्वेश्चन जो है अपलोड करने वाले हैं, जैसे कि MCQs फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में, NCERT सीरीज़ भी हम चलाते हैं। NCERT सीरीज़ में हम हर एक्सरसाइज से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट या वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम वहाँ पे उसकी सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके में समझाकर वहाँ पे हम अपलोड करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप हमसे जुड़ जाओगे तो आपकी सारी परेशानी जो भी है 10th क्लास में मैथ साइंस में, अभी हम मैथ्स पे ये सीरीज चला रहे हैं, बहुत जल्द हम साइंस पे भी वर्क करेंगे। तो हमारी चैनल को आप खुद भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में भी प्लीज़ शेयर करो। चलो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करो, मैथ्स को मजबूत करो। थैंक यू सो मच।